Good morning, students. In this video, we will study a very important topic, that is consistent or inconsistent linear equations. Means संगत और असंगत रैखिक समीकरण. ठीक है. So first of all, consider linear equation. So a equation within one or more than one variables with highest power 1, that is known as linear equations. Suppose हमारे पास 2x plus 3y equals to 5 minus 4x plus y equals to minus 2. ये कोई इक्वेशन है. ये जो इक्वेशन है, इनमें जो वेरिएबल है x और y, इनकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है. दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस. ये जो इक्वेशंस हैं ये दो वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं. हो सकता है मोर देन 2 वेरिएबल्स हों. जैसे मैं अगर यहां लिखूं 3x minus 4y plus z, this is z equals to 7, and 2x plus y minus 3z equals to 2, x minus y plus 4z equals to 1. यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो 3 वेरिएबल्स में हैं. यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर xyz जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है. दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास इस पेयर में जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं. ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं. अब बात आती है, सबसे पहले अगर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू. दो पॉसिबिलिटी हैं. या तो ये जो सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है, या तो सारी की सारी 0 हैं, या इनमें से एक या एक से ज्यादा 0 है. सपोज यहां पे तीनों ही मेरे पास 0 हैं, यहां मेरे पास एक भी 0 नहीं है, या हो सकता है एक वैल्यू 0 होती. मींस हमारे पास दो सिचुएशंस ऐसी होंगी, या तो जो सारी की सारी ऑल राइट हैंड साइड्स आर 0, जहां हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं वो सारी की सारी 0 हो, या उनमें से एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक नॉन जीरो हो. एक से ज्यादा नॉन जीरो हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो हो. ये जो सिचुएशन है इसमें हमारे पास सारी की सारी जो 0 हैं. ये वाली जो सिचुएशन में है इनमें कम से कम एक नॉन जीरो. यहां देखिए 2 वैल्यूज नॉन जीरो मींस जो 0 नहीं है. यहां हमारे पास एटलीस्ट 1 वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो है. यहां पे देखिए हमारे पास दोनों ही ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं. ये वैल्यू, ये कंडीशन है, ये भी सही है. देखिए अगर ये 2 सिचुएशंस होती हैं जिसमें सारी की सारी 0 हो, उसको तो हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस. होमोजीनियस इक्वेशंस. ठीक है. होमोजीनियस इक्वेशंस. हिंदी में इसको हम बोलते हैं समघाती समीकरण. ठीक है. और जिसमें एटलीस्ट 1 जो वैल्यू है वो नॉन जीरो हो, उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस. क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस मीन्स विषमघाती समीकरण. ठीक. नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस मीन्स विषमघाती समीकरण. अभी हमने ये डिस्कस किया है कि होमोजीनियस कौन सी होती है और नॉन होमोजीनियस कौन सी होती है. अब बात करते हैं हम जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं. कौन सी? नॉन होमोजीनियस मींस उसमें एटलीस्ट जो कांस्टेंट वैल्यू वाला राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसमें एटलीस्ट 1 वैल्यू नॉन जीरो हो. सपोज मैं इस -2 की जगह अगर 0 लिख दूं, इस कंडीशन में भी ये नॉन होमोजीनियस है, बिकॉज इसमें कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जो नॉन जीरो है. राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कम से कम एक ऐसी है जो नॉन जीरो है. इस कंडीशन में भी ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है. अब जो है हम क्या करेंगे, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं
उनका सॉल्यूशन पता करेंगे। हम क्या करेंगे, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, हमने जो 10th स्टैंडर्ड था हमारा, उसमें हमने स्टडी किया था कि अगर दो लाइंस, लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस हैं, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस इस कंडीशन में जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है, अगर ऐसी कंडीशन है इंटरसेक्ट हो रही है, मींस इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशंस, अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए, ओवरलैप मींस जहां पहली है वहीं दूसरी, सो अगर इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करती हुई अगर सेकंड लाइन है, ओवरलैप करती हुई कौन सी, सेकंड लाइन, मींस जो फर्स्ट लाइन है उसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेकंड लाइन के भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं। सो इस कंडीशन में जो है सॉल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन है वो कंडीशन हमारे पास ऐसी होगी कि जो दोनों लाइन हैं वो क्या हो, पैरेलल हो, दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, ना तो इंटरसेक्ट करें ना ओवरलैप करें, दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। सो ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में हमारे पास इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो अगर हमारे पास अब सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, देखिए अगर सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इन दोनों कंडीशंस में सॉल्यूशन तो है हमारे पास, यहां एक है यहां कई सॉल्यूशन है। सो अगर सॉल्यूशन है, सो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा, अगर चाहे वो एक है चाहे वो सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस हैं, सो इस कंडीशन में ये जो लीनियर पेयर्स, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। सो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो संगत रेखिक समीकरण, क्या बोलते हैं, संगत रेखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस मींस असंगत रेखिक समीकरण। ठीक है, सो पहली चीज कि लाइंस जो हैं या लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट कब होंगी, कंसिस्टेंट तब होंगी जब आइदर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उस कंडीशंस में सो वो होंगी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। और अगर इफ दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, यानी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, उस कंडीशन में उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, सो इस कंडीशन में जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो इक्वेशंस हैं उनकी जो नेचर है, जो इक्वेशंस हैं उनकी नेचर जो है इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, सो उस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी जो नेचर है वो होती है डिपेंडेंट। क्या होती है, डिपेंडेंट। सो ये हमने बात की सॉल्यूशन की और ये हमने बात की नेचर की। वापस देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन है मींस जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं सो उनकी नेचर जो है डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ठीक है,
वो या तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है या हमारे पास 3 वेरिएबल्स में है। सो मैं यहां लिख रहा हूं, सपोज पहले मेरे पास जो इक्वेशन है वो a1x, a1 हियर a1 इज एनी वेरिएबल। सपोज अगर मेरे पास 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 एंड -3y प्लस -3x प्लस 4y इक्वल्स टू -2। सो यहां तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में। यहां मैं एक इक्वेशन और लिखता हूं जो कि मेरे पास सपोज 3 वेरिएबल्स में है। सपोज 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू -4, देन 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू -2 एंड 5x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इनमें से आप किसी एक को 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर कम से कम एक जो वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। सो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशंस है ये नॉन होमोजीनियस होगी और हम नॉन होमोजीनियस की सॉल्यूशन यहां देख रहे हैं क्या होगा। सो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो 3 वेरिएबल्स में है, हमें इनकी जो है इनके बारे में ये बताना है कि दीज लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो देखिए पहले हम बात करते हैं 2 वेरिएबल्स की। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है उसका मैट्रिक्स मेथड से जो है पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेमर रूल को यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं, क्रेमर रूल। क्रेमर रूल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेल को लिखते हैं। डेल क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट होगी। डेल क्या होगी, एक डिटर्मिनेंट होगी जो x और y के वेरिएबल से, जैसे मैं इसके लिए डेल बनाऊं तो 2, -3, 5 और 4 ये बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम 2 वेरिएबल्स हैं, देन डेल x बनाएंगे और क्या बनाएंगे, डेल y। ये भी एक डिटर्मिनेंट होगी, ये भी एक डिटर्मिनेंट होगी। जो क्रेमर रूल है उसमें हमने इसको स्टडी कर लिया है। सो अब बात आती है कि अगर 2 वेरिएबल्स में है सो हम क्या करेंगे। ये डिटरमिनेंट तो मैंने आपको समझाने एक बार रिकॉल करने के लिए लिखा है कि क्रेमर रूल में हम डेल और डेल एक्स डेल वाई कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो सपोज सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास जो केस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट केस, इफ डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इस कंडीशन में जो ये वाला लीनियर पेयर है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां लिख देता हूं, देन यूनिक सॉल्यूशन, देन यूनिक सॉल्यूशन। अभी जब पिछले पेज पे हमने इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन देखा था, तो जब यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। क्या होगी, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट। और जब यूनिक सॉल्यूशन आ गया सो बोलिए उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं या इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, सो वो जो होगा वो होगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, सो जो लीनियर पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो 3 वेरिएबल्स की है, उसमें भी हमारे पास सपोज ये 3 वेरिएबल्स में है। सो यहां पे हम डेल को फाइंड आउट करेंगे, डेल एक्स को फाइंड आउट करेंगे, डेल वाई को फाइंड आउट करेंगे और देन डेल जेड को फाइंड आउट करेंगे। यहां भी केस हो सकता है, फर्स्ट केस, इफ डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां भी यही कंडीशन हो सकती है कि जो डेल है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। सो इस कंडीशन में सेम जो यहां हुआ है वही रिजल्ट हमें मिलेगा। देन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, और जो लीनियर पेयर होगा वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कौन सा होगा,
कंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्टेंट को हम बोलेंगे संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, ये दोनों में पहला केस हुआ। सपोज ये डेल जो है जीरो नहीं आया, डेल जो है वो जीरो हो गया। सेकंड केस, इफ डेल इक्वल्स टू जीरो, यहां डेल अगर जीरो नहीं आया तब तो यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। लेकिन अगर डेल जीरो हो गया सो फिर हम क्या करेंगे, एंड डेल जीरो हो गया सो फिर हम डेल एक्स डेल वाई को फाइंड आउट करेंगे। एंड वन ऑफ डेल एक्स और डेल वाई नोट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीन्स डेल तो जीरो आ गया, लेकिन जो हमने डेल एक्स डेल वाई जो लिया है, कौन सा, डेल एक्स और डेल वाई, उनमें से जो कम से कम एक जो है, या तो डेल एक्स या डेल वाई, कोई भी एक, वो जो है नॉन जीरो है। हो सकता है दोनों ही नॉन जीरो हो सकता है एक नॉन जीरो हो, यानी कि या तो एक ऐसा होगा जो जीरो नहीं है, या ऐसा होगा कि दोनों ही जीरो नहीं है। सो इस कंडीशन में जो ये जो है डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब बात आती है इधर वाले कंडीशन में, सपोज डेल इक्वल्स टू द जीरो आ गया एंड एटलीस्ट वन फ्रॉम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज नॉन जीरो। यानी क्या हुआ, जब तीन वेरिएबल्स का हम देखें कि डेल तो जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन जो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है उनमें से कम एक ऐसा है जो जीरो नहीं है। हो सकता है दो ऐसे हों जो जीरो नहीं है, हो सकता है तीनों के तीनों ऐसे हों कि जीरो नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो फ्रॉम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। सो इस कंडीशन में जो है, जो कंडीशन यहां हुई है वही होगा। क्या होगा, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और जो लीनियर पेयर होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड केस की। देखिए कि डेल जो है वो जीरो हो गया एंड डेल जीरो नहीं हुआ तो ये कंडीशन। अब डेल जीरो हो गया तो फिर हमने डेल एक्स डेल वाई कैलकुलेट किया, या तो डेल एक्स या डेल वाई इनमें से कोई एक नॉन जीरो है या दोनों ही नॉन जीरो हैं। केस कौन सा बच गया कि अब जो है डेल एक्स जो है वो भी जीरो है और डेल वाई है वो भी जीरो है। दोनों के दोनों जीरो मींस डेल एक्स और डेल वाई दोनों के दोनों क्या हैं, जीरो हैं। अगर दोनों के दोनों जीरो हैं इस केस में जो है देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, जो इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट रूप से मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो अब वेरिएबल है, ठीक है, चाहे x को चाहे y को, किसी को भी एक को k एज्यूम कर लो और वो जो है फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो वैल्यू जो है x की होगी और y की वैल्यू k हो जाएगी। या आप ऐसा करो, x को k एज्यूम कर लो और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सो x की वैल्यू k हो जाएगी और y की वैल्यू जो है, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। सो देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। और यहां पे बताइए जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है वो डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। सो उस कंडीशंस में क्या होगा, डिपेंडेंट। क्या होगा, डिपेंडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारी थर्ड कंडीशन है उस कंडीशन की। इस वाले केस में देखिए अगर डेल भी जीरो आ गया,
डेल क्या है, 0 आ गया, एंड साथ में इसमें भी डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, तीनों के तीनों क्या हैं, 0 आ गए। डेल एक्स भी 0, डेल वाई भी 0 और डेल जेड भी क्या है, 0। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, सो देखिए यहां तो डेल एक्स और डेल वाई दोनों 0 होते ही क्या हो गया था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए थे 2 वेरिएबल्स के केस में। लेकिन 3 वेरिएबल्स के केस में हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये जो है लीनियर पेयर जो है ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं हो, और कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर ये कंडीशन है और कंसिस्टेंट हो गया, सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, इस केस में जो है अभी हम श्योर नहीं है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। सो हम यहां लिखेंगे देन मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे पता करेंगे, हाउ वी फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, जो आपकी जो इक्वेशन है, क्या है, जो आपकी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को, सपोज मैं z को जो है एक वेरिएबल, चाहे आप x ले सकते हो या y या z, सपोज मैंने z को लिया, सो इनकी जो है साइड चेंज करके इधर ले आऊंगा। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, कोई भी 2 इक्वेशंस आप फ्री हो, चाहे फर्स्ट सेकंड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो या फर्स्ट थर्ड ले लो। आपको किन्हीं 2 इक्वेशंस में एक वेरिएबल को साइड चेंज करके दूसरी साइड ले आना है। सो जैसे मेरे पास अगर मैंने इसका साइड चेंज किया, सो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 माइनस 2z, और ये मेरे पास हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -2 प्लस z। ठीक है, ये मेरे पास दोनों इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को क्रेमर रूल से सोल्व करूंगा। किससे सोल्व करूंगा, क्रेमर रूल से। ठीक है, और क्रेमर रूल से सोल्व करने के बाद देखो मेरे पास इधर 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। सो क्रेमर रूल से सोल्व करने के पास मेरे पास वैल्यू आएगी x की और y की इन टर्म्स ऑफ z। किसमें, इन टर्म्स ऑफ z, यानी x की जो वैल्यू है वो भी z की टर्म में और y की वैल्यू है वो भी किसमें आएगी, z की टर्म में। ठीक है, ठीक है, मेरे पास जो दोनों वैल्यू है वो किस में आएगी, इन टर्म्स ऑफ z, और y जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ z, x भी इन टर्म्स ऑफ z एंड y भी इन टर्म्स ऑफ z। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो x और y की जो वैल्यू आई है उनको, दोनों वैल्यूज को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। अगर ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इफ after putting the values of x and y in third equation, if the third equation is satisfied, then the system will be, or the pair of linear equation will be consistent। यानी कि अगर ये थर्ड इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस कंडीशन में तो ये जो लीनियर पेयर जो इक्वेशंस हैं ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, और कंसिस्टेंट होंगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर ये वैल्यू मैंने x और y की वैल्यू यहां थर्ड इक्वेशन में पुट की और ये इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं हुई, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो उस कंडीशन में जो लीनियर पेयर जो है इक्वेशंस का ये होगा इनकंसिस्टेंट, मींस कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो देखिए वापस थर्ड कंडीशन जो है, 3 वेरिएबल्स का जो केस है उसमें इफ डेल इक्वल्स टू 0 एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल्स टू 0 मींस ऑल 4 वैल्यूज आर 0। सो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता करने के लिए किन्हीं 2 इक्वेशन से x और y वेरिएबल जो है लेके उनसे हम क्रेमर रूल से x और y की z यानी जो थर्ड वेरिएबल्स उसकी टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुई सो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इस पे बेस्ड
क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने जो बेसिक पढ़ा है, बेसिक समझा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। इसको आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें राइट डाउन करना है।